क्या कोई भी मिडिल क्लास आदमी एसआईपी से अमीर बन सकता है? इसका आंसर हाँ ना दोनों है। अच्छा। करोड़पति जो वर्ड है, ये जो कॉइन किया गया 90s में, हालांकि आजकल तो नोएडा में 2 BHK की भी कीमत 1.5 करोड़ है। ये 8 सिटी के रिपोर्ट्स बताते हैं कि प्रॉपर्टी में लास्ट 5 इयर्स में 70 to 80% का जंप है। स्कोप सबके पास है। जो 10,000 कमा रहा है उसके पास भी स्कोप है इन्वेस्ट करने का। कौन सा ऐसा फाइनेंशियल कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मिस्टेक देखिए, रिटर्न्स को ग्लोरीफाई किया जाता है कि 18%, 20%। इन्वेस्टमेंट में इमोशन की कोई जगह नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। देखिए, गोल्ड को लेके बहुत चल रहा है कि गोल्ड अभी 1.5 लाख पहुंच गया, साल भर में 40%, 5 साल में अगर देखें तो आई थिंक 130% हो गया। फिर गोल्ड ETF, एक नया लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि गोल्ड ETF। तो देखिए, गोल्ड ETF भी वो क्योंकि फिजिकल गोल्ड को ही वो ट्रैक करता है, तो फिजिकल गोल्ड को ट्रैक करता है तो गोल्ड में जो एप्रिसिएशन हो रहा है गोल्ड ETF में दिखेगा आपको। उसी तरह गोल्ड बॉन्ड्स में दिखेगा, क्योंकि सब गोल्ड से रिलेटेड ही हैं, गोल्ड के फिजिकल गोल्ड को ट्रैक करते हुए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम 1 साल का देख रहे हैं, 5 साल में गोल्ड ETF का एनुअल रिटर्न 24% है। एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं है, 24 पॉइंट समथिंग है, 24 रफली 24-25% मान लीजिए। सेंसेक्स 5 साल में 47% जंप है। इतना नीचे आने के बाद भी प्रॉपर्टी में, अगर आप प्रॉपर्टी का नाम लिया, प्रॉपर्टी में देखें तो क्योंकि रिपोर्ट्स जनरली जो आते हैं प्रॉपर्टी में, चाहे स्क्वायर यार्ड हो, एनरॉक हो, तो इन लोगों के जो रिपोर्ट्स आते हैं, तो रिपोर्ट्स आते हैं 8 मेजर सिटीज। तो 4 तो आपके मेट्रोज हो गए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 और सिटीज इन्होंने ऐड करे हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे, ठीक है। ये 8 सिटीज के हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं। ये 8 सिटी के रिपोर्ट्स बताते हैं कि प्रॉपर्टी में लास्ट 5 इयर्स में 70 to 80% का जंप है। एग्जैक्टली। है ना। आप नोएडा में ही देख लीजिए, अगर हम लोग 5 साल पहले कोविड के टाइम का देखें तो जो यहाँ पे 3 BHK का प्राइस 70-80 लाख था, अब अराउंड वो 3 करोड़ है ना, 2+ है ना। तो देखिए उसमें सिमिलरली अगर मुंबई वगैरह चले जाए, ऐसे ही अप्रिसिएशन है। तो प्रॉपर्टी में भी जंप है, गोल्ड में भी है, इक्विटी में भी है, तो आप किसको खराब कहोगी? एज अ मिडिल क्लास सबसे बेस्ट इन्वेस्टर। तो मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर्स को हमें ये सबसे, देखिए प्रॉपर्टी में कहा जाता है ना, एंट्री एंड एग्जिट, किसी भी इन्वेस्टमेंट में इनफैक्ट एंट्री और एग्जिट आसान होना चाहिए। क्यों? अगर मुझे मान लो इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ ही नहीं, मैं गिव अप कर दूंगा। उसी तरह मुझे पैसे की जरूरत है, अब मुझे निकलना है, इन्वेस्ट तो कर लिया मैंने, ठीक है, आसान था इन्वेस्ट करना, अब मुझे निकलना है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है यार किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं। तो भी एग्जिट अगर मुश्किल है तो भी फंस गए आप। क्यों? आपको पैसे की जरूरत है, आप बेच ही नहीं पा रहे हो। तो प्रॉपर्टी मार्केट में इतना इजी नहीं है। आप एंट्री, क्यों? आप चले गए और किसी आप ज्यादा करोगे, उसको डिस्ट्रेस सेल जो कहते हैं, तो डिस्ट्रेस सेल में तो सामने वाला देखेगा यार इसको पैसे की जरूरत है, बोलता है अच्छा ठीक है ना, मार्केट रेट 1 CR है ना, मैं आपको अभी 80 लाख ही दूंगा। हो गया ना आपका जो भी अप्रिसिएशन आप सपने देख रहे थे, अरे मैंने प्रॉपर्टी देखो मैंने 50 लाख का लिया, 1 करोड़ पहुंच गया, लेकिन जब आप बेचने गए वो बंदा कह रहा है नहीं यार इतना नहीं दे पाऊंगा। तो कहने का मतलब है एग्जिट। म्यूचुअल फंड और बाकी चीजें ले लीजिए, FD है, बाकी उसमें क्या क्या आपको बेचना है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप जैसे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया वैसे आप बेच के निकल जाइए। गोल्ड है ना, गोल्ड बॉन्ड्स में भी, गोल्ड बॉन्ड्स का आपको 5 साल में प्री मैच्योर होता है, वो 8 साल में फुल मैच्योरिटी होती है, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड्स आपको बेचना, जैसे प्री मैच्योर हो गया आपका, आप निकल जाइए उसको बेच के। सरकार ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट भी दे रही है, दे रही थी अभी तो, हालांकि 2024 फरवरी में गोल्ड बॉन्ड्स सरकार ने बंद कर दिया है, तो अब नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में फिर से गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं तो फिर हो सकता है आप वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल गोल्ड में फिर तो मेकिंग चार्जेस भी तो घटते हैं ना सर। मेकिंग चार्जेस, हाँ, फिजिकल गोल्ड। तो फिजिकल मतलब अगर बिस्किट ना हो तो बिल्कुल। तो फिजिकल गोल्ड में चैलेंजेस हैं। फिजिकल गोल्ड में चैलेंजेस ये हैं कि आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने इन्वेस्ट कर लिया और आपने कोई भी ज्वेलरी ले ली, ठीक है, आपको अब मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट आपके माइंड में है, मेरे पास 10 लाख का गोल्ड है, लेकिन
क्या आपको जरूरत है पैसे की, तब आप उसको मोनेटाइज कर पाओगे? नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? आप जब लोन लेने जाओगे, आप मुथूट के पास आपने दे दिया है, वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, या कोई भी कंपनी, मुथूट मैंने नाम लिया है, कोई भी गोल्ड जो लोन देते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वो इंटरेस्ट कम लेंगे आपसे, लेंगे कम क्यों लेंगे? क्योंकि आपने गोल्ड जमा किया हुआ है, तो एक सिक्योरिटी है, कोलैटरल है, तो आपसे चार्ज करेंगे। अगर आपने मार्केट में सोचा नहीं मुझे बेच के निकलना है, आपकी 22 कैरेट में, लेट्स से कि 22 कैरेट में आपने गोल्ड बनवाया हुआ है, ज्वेलर क्या कहेगा कि भैया क्योंकि आपने कहीं और से लिया है, वो टेस्ट कर, ये तो 18 कैरेट है। ये प्रॉब्लम है, मैंने फेस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 18 कैरेट है, जिससे आपने लिया है तो वो ले लेगा, उसी रेट पे आपसे वापस ले। तो कहने का मतलब ये है कि वहां भी थोड़ा, जब पैसे की आपको जरूरत है, मोनेटाइज करने की बात आती है, इतना इजीली नहीं कर पाते हो आप। लेकिन अगर गोल्ड ETF में है, डिजिटल गोल्ड में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वो तो पेपर गोल्ड है। तो आप बेच के, जैसे शेयर बेच के निकलते हैं, म्यूचुअल फंड बेच के निकलते हैं, आप निकल सकते हैं उसमें। अग्री सर। तो ऐसे में जैसे कि आपने बोला कि SIP थोड़ा सा सेफ रोल प्ले करता है इन कंपैरिजन टू फिजिकल गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी के। तो ऐसे में क्या कोई भी मिडिल क्लास आदमी SIP से अमीर बन सकता है ऐसे 10 साल बाद? अगर इसका आंसर हाँ ना दोनों है। अच्छा, कैसे? तो अमीर का डेफिनेशन क्या है हमारे लिए, ये देखना है। अगर आप कहोगे कि उससे कोई अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो कि मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है 1 मिलियन, मतलब $1 मिलियन जिसकी मतलब वैल्यूएशन हो, है, तो 1 मिलियन का मतलब मान के रफली, क्योंकि अभी रुपी का 94-95 चल रहा है, तो उस हिसाब से आप मान के चलो 9 से 10 करोड़। किसी बंदे के पास अगर 9-10 करोड़ है, तब उसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोला जाता है इंडिया में। तो SIP से आप अगर जॉब में हैं तो 95% लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, SIP से आप कैसे पहुंचोगे? लेट्स से कि अगर आप 1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट की जॉब, तो 1 लाख के 1 लाख तो SIP में नहीं लगा दोगे ना। एग्जैक्टली, है ना। तो मान लीजिए आपने 10,000 की SIP स्टार्ट करी, ठीक है, 10,000 की SIP जब आप 20 साल करते हो, है ना, और मान के चलिए आपको जो 12 से 13% का आपको वो रिटर्न दे रहा है, तब जाके आपको 1 करोड़ 20 लाख ऐसे कुछ बनते हो। अगर इन्फ्लेशन उसमें से निकाल दिए तो 1 करोड़ के वो आसपास या थोड़ा नीचे ही आ जाता है। तो यानी आपने 20 साल इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये कम नहीं होते हैं सैलरी जो हैं, तो 10,000 रुपये आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 साल आपने इन्वेस्ट किया। SIP, सो कॉल्ड SIP में हम कर रहे हैं, जो SIP कर रहे हैं, तब जाके आपका 1 करोड़ बन रहा है। अब 20 साल बाद जब हम रिटायर होंगे तो 1 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी? 30 लाख, है ना। तो अमीर, अब फिर वही चीज है, अब 1 करोड़ आम जनता किसी को अगर पूछें, है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स जो, तो 1 करोड़ तो करोड़ है, वैल्यू घटी है ना, लेकिन हमारे दिमाग में है ना करोड़पति जो वर्ड है, ये जो कॉइन किया गया 90s में। हालांकि आजकल तो नोएडा में 2 BHK की भी कीमत 1.5 करोड़ है, ठीक है, लेकिन ये जो दिमाग में है, तो 90% लोग इंडिया में जो हैं हमारे, तो वो उस ब्रैकेट में नहीं है कि वो 2 BHK का सपना भी देख पाए, नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं ले सकते। तो उनके लिए अगर आप कहोगी कि 1 करोड़ अगर उसने जैसे तैसे मैनेज कर लिया तो अमीर है वो। लेकिन अगर आप मतलब अर्बन मिडिल क्लास की बात करें, ठीक है, तो उसको तो अगर 10 करोड़ का कॉर्पस वो टारगेट करके चल रहा है, 10 करोड़ से कम क्यों, जब वो रिटायर होगा तो खर्चा उसका है ना, घर की EMI बची होगी, बच्चे की एजुकेशन होगी, अगर घर में बच्चे बड़े हो गए हैं तो उसकी शादी होगी, तो खर्चे तो आपके बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेशन तो उस पर भी है। तो आपके अगर 10 करोड़ है आज के डेट में, अगर 1 करोड़ में जितना आप मैनेज कर रहे हो, उस टाइम में आपको 10 करोड़ में करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हर चीज़ पे है। तो अमीर तो तब भी नहीं है आप, ठीक है। तो एक तरफ देखें तो 1 करोड़ जिसके पास है उसको मैं कहूँगा अमीर है वो, क्यों, उसके खर्चे नहीं है ना। अगर रूरल इंडिया में चले जाएं तो 1 करोड़ में बहुत है, लेकिन आप नोएडा जैसे सिटी में है या मुंबई जैसे सिटी में है तो क्या है, वहां 10 करोड़ भी कुछ नहीं है ना। साउथ मुंबई चले जाइए, बांद्रा में 2 BHK का रेट 6 करोड़ है वहां पे। सर फिर ऐसे में जो कुछ ऑप्शन सामने में आ जाते हैं, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, EMI या फिर कैश डाउन पेमेंट, ये कुछ ऑप्शंस आजकल हर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक सवाल बनकर है, ऐसा सवाल बनकर रह गया है, जवाब ही नहीं मिल पाता। क्योंकि आप देखिए, सेविंग्स करो तो जैसा आपने बोला कि 10,000 हमने रख दिया
कोई उसका फायदा नहीं हुआ। आज हम 10,000 से पूरा राशन ला रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम कुछ भी नहीं ला पाएंगे। अब ईएमआई और कैश डाउन पेमेंट में जो सवाल आता है, एक का तो आपने खुद ही बोल दिया कि ईएमआई आज से 20 साल तक है, नौकरी का पता नहीं। कैश डाउन पेमेंट, इतना कैश है ही नहीं हमारे पास अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं तो। ऐसे में ये इस जंजाल से कोई भी मिडिल क्लास फैमिली कभी निकल सकता है, और अगर निकल सकता है तो 1% की भी क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे करके निकल सकता है? देखिए, ईएमआई की बात जब आती है तो ईएमआई ये भी एक मिडिल क्लास फिनोमिना है। ठीक है। डाटा ये सजेस्ट करता है कि एवरेज जो लोन का ना अभी जो साइज है, टिकट साइज, वो 50 लाख से कम है। ठीक है। ठीक है। और फिर जैसे मैंने बताया, जो भी ये डाटा आता है ना, तो डाटा ना कई बार बहुत मिसलीडिंग होता है ना, कि आप मार्केट में गए, आपने देखा कि एक मतलब किसी, मान लीजिए आप चावल खरीदने गए, ऊपर से आपने इतना उठाया, ऊपर से देख लिया, हो सकता है नीचे उसमें कुछ और हो, चावल की क्वालिटी दूसरी हो, वैसे तो डाटा वैसे ही काम करता है, वो सैंपल साइज होता है डाटा का। तो जो कुछ भी ये ईएमआई है और जो कुछ भी इनके रिसर्च रिपोर्ट बताते हैं और सब कुछ जो ये सब आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ईएमआई वाली क्लास है ना, ये तो ईएमआई वाली क्लास, ये 8 सिटीज जो मैंने आपको शुरू में बताया, और इसमें लोअर मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास को अगर 3 आप बांट ले, अपर मिडिल क्लास, तो अपर मिडिल क्लास इन सब चीज़ों से अछूता है, उसके पास है बैकअप प्लान। ठीक है। बट जो मिडिल में है उसमें, और जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास मान के चलिए जो आजकल मैं तो कहूँगा 1,00,000-1,50,000 रुपया कमा रहा है, वो लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है। 3 से 4 लाख वाला आप मान के चलिए मिडिल में है, और जिसकी इनकम मंथली 5 लाख से ऊपर है, अपर मिडिल क्लास, वो बैकअप अपना बना चुका है। खर्चा भी कितना करेगा, वो सेव कर लेता है आराम से। ठीक है। 5 लाख में से 1 लाख तो कर लेगा ना, और 1 लाख अच्छा खासा अमाउंट है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में कर सकता है, गोल्ड खरीद सकता है। तो ये जो है, तो ईएमआई की जब बात आती है, तो ईएमआई आपको 20 साल आपने चलाया, ईएमआई आपने होम लोन के एग्जांपल ले लेते हैं, होम लोन आप 20 साल पे कर रहे हो, तो एक हिसाब से ईएमआई गलत चीज़ नहीं है। ईएमआई के बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हैं कैसे? हालांकि अब तो न्यू टैक्स रिजीम आ गया, तो अगर उससे आप रिलेट करके देखोगी तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं, मतलब अच्छा है कि डाउन पेमेंट देके या ईएमआई फ्री ही रहे तो अच्छा है। अदरवाइज अभी तक जो था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो ईएमआई जो है उस पर आपको अंडर सेक्शन 24B, ठीक है, 2 लाख रुपए आप उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट दिखा के उस पर टैक्स का रिबेट लेते हैं, आप टैक्स की छूट लेते हैं। हाँ। अंडर सेक्शन 80C उसमें छूट लेते हैं। तो मान लीजिए 20 साल आप लोन चला रहे हैं, आप सैलरीड क्लास हैं, है ना, तो आप लेट्स से कि आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं, तो आपने 60 से 70 हज़ार रुपये साल के बचाए हैं। 20 साल में आप लगा लीजिए, लगभग 12 लाख रुपए आपने टैक्स में बचा लिए। तो एक ईएमआई चलाने से आपने कितने 20 साल में 12 लाख रुपए बचा लिए। लेकिन फिर इंटरेस्ट भी तो ईएमआई का पड़ता है सर। इंटरेस्ट तो पड़ेगा, तो इंटरेस्ट तो आप घर का उस हिसाब पड़ से जाती है, नहीं पड़ी ना। कैसे? इंटरेस्ट आपके पास, देखिए ईएमआई पे घर कौन लेता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। लोअर मिडिल क्लास। जिसके पास नहीं है अपना डाउन पेमेंट, अगर मेरे पास होगा तो मैं तो आंख बंद करके किसी को 2 करोड़ रुपए देके वैसे ले लूंगा ना। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मेरे पास नहीं है, जैसे तैसे मैंने रिलेटिव्स लेके अपनी जो सेविंग्स थी 5 साल 7 साल की नौकरी की, वो मैंने जमा करके 20% मैंने बिल्डर को दिया, है ना। 1 करोड़ का घर है, 20 लाख मुझे वो कह रहा है कि 20% मुझे चाहिए, 80% तुम्हारा लोन हो जाएगा, तो मुझे 20 लाख रुपए देने हैं। सबसे मांग के, रिलेटिव से, अपनी जो सेविंग्स थी सब करके मैंने 20 लाख उसको दे दिया। अब मेरे पास है ही नहीं कुछ, अब तो रिलेटिव्स भी आपको नहीं देंगे ना, सबसे ले चुके हैं आप, तो वो तो मजबूरी है ना, ईएमआई पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अब जब जा ही रहे हो ईएमआई में, तब आप देखोगे कि क्या इसमें कुछ बेनिफिट भी है। नहीं तो उसमें एक ऑप्शन ये है, हर साल आप 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बैंक को देते रहिए, 20 साल के बजाय आप 10 साल में लोन चुका लोगे या 8 साल में चुका लोगे। लेकिन कई लोग पैसा होते हुए भी रुक जाते हैं, वो जितनी उनकी ईएमआई चलती रहती है वो चलने देते हैं। उसका कारण एक दूसरा ये भी है कि आज मान लीजिए कोई 50 लाख का घर, एग्जांपल देता हूं, 50 लाख का घर ईएमआई पे ले रहा है, ठीक है, 50 लाख का लगभग वो मान के चलिए 40 लाख रुपए उसने लोन लिया बैंक का। उसकी ईएमआई अगर 7-8% के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसकी ईएमआई बन जाती है लगभग 34-35 हज़ार। अभी उसको 35 हज़ार रुपया ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो 20 साल के लिए है ना।
आज से 10 साल बाद 35,000 आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर आप जॉब मार्केट में हैं आपको कुछ नहीं लगेगा ना, क्योंकि सैलरी भी तो आपकी 10% ही करके आप देख लें तो उस टाइम में आपकी सैलरी आज से 6-7 गुना बढ़ जाएगी। तब वो 35 आप देखोगे, कंपेयर करोगी, कोई अगर रेंट पे रह रहा है उस टाइम तो वो रेंट पे 70,000 या 80,000 पे कर रहा होगा, लेकिन आप ईएमआई कितना पे कर रहे हो उसी घर का? 35,000, 50% कम। तो इन्फ्लेशन उस पे लगेगा, आपकी ईएमआई तो फिक्स है ना। रफली आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगा तो 1,000-2,000 ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपका ये नहीं है कि 35,000 ईएमआई स्टार्ट हुई कभी जाके आप 60,000 दे रहे हो, ये तो आज तक नहीं हुआ है, नहीं होगा इतना। तो कहने का मतलब ईएमआई हमेशा सेफर साइड में आपके लिए अच्छा ही रहता है। क्यों? आपको टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हो, आपको स्टेबिलिटी देता है कि शहर में आपका अपना घर है, नहीं तो 11-11 महीने पर आप घर बदलते रहिए, 10% आपका रेंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपको स्टेबिलिटी भी देता है, टैक्स बेनिफिट दे रहा है आपको। और ओवर द इयर्स जब आपकी इनकम बढ़ती है तो वो पैसा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, जो ईएमआई का अमाउंट होता है आपको लगता है हाँ मैनेजेबल लगता है। शुरू में हो सकता है किसी का 60%, जितनी इनकम है उसका 60% वो ईएमआई में दे रहा होगा, लेकिन बाद में वो घटते घटते जब 10 साल बाद वो 10% या 20% दे रहा होगा। जी सर, अभी हमने बात की कि किस तरीके से इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है। अभी हम जो सवाल पूछेंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, हमने ये भी बात ऑलरेडी कर ली है, तो वहाँ पर जो आपने बोला कि जैसे शोकेस दिखता है हमें, डाटा जो दिखता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर का होता है, वैसे ही बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर 15% या फिर 18% का CAGR रिटर्न दिखता है, लेकिन जब भी हम रेगुलर मंथली SIP शुरू करते हैं तब वहाँ पर डेटा बदल जाता है, तब वहाँ पर एकदम ही अलग सिनारियो दिख रहा होता है, मतलब आसमान से सीधा ज़मीन पर पटका दिए जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, हर टाइम नहीं होता है लेकिन मोस्टली होता है। हाँ वो होता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमेशा नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि देखिए ये रिटर्न जो है ना, रिटर्न को म्यूचुअल फंड कंपनीज और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पूरा जो इकोसिस्टम है ना, रिटर्न्स को ग्लोरीफाई किया जाता है कि 18%, 20%। कुछ रिटर्न्स हैं 5 साल। आज मैं सुबह एक स्टोरी पे काम कर रहा था तो 5 साल का मैं देख रहा था, 5 साल में बहुत सारे फंड से 30+ दिए हैं, 30% 45% डेटा दिखाते हैं। आप इंटरनेशनल फंड्स की अलग कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंड्स में आप जाएंगी तो वो तो 80%, 90% है। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरनेशनल फंड्स को हटा दूं, गोल्ड हटा दूं, गोल्ड ETFs वगैरह हटा दूं, मैं केवल इक्विटी की बात करूं, नॉर्मल इक्विटी कैटेगरी जो आपके स्मॉल कैप, मिड कैप्स, फ्लेक्सी, ELSS, इन सब कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, लार्ज कैप। तो ऐसे फंड्स हैं जिसने 25 से 30% और कुछ 30%, बियॉन्ड 30% दिया है। अब यहाँ पर यह है कि रिटर्न्स जो है हमेशा एक टर्म है रोलिंग रिटर्न्स। तो जो आप मान लीजिए आप 2026 में बैठे हैं, है ना, 26 में मार्केट नीचे है। अब मार्केट जब नीचे हो गया और मार्केट में जब रिकवरी आएगी तो स्पाइक सडन आता है ना। तो 27 में जब आप रिटर्न देखोगे, क्योंकि मार्केट बॉटम हिट कर गया है, अब उससे नीचे नहीं जा सकता है, तो जब रिकवरी होगी तो जैसे वो हिट कर गया उसी तरह रिकवरी भी वो उसकी ऐसे होती है ना। उसको V शेप टाइप का ऐसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे स्पाइक करेगा। तो उसमें अगर देखें, अगर वो रिकवरी आ गई तो आपको जो ये दिख रहा है तो हो सकता है 1 साल में आपको 20% भी रिटर्न, जो कि हमने 2 साल पहले देखा स्मॉल कैप्स में, एक साल में 25% का रिटर्न स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टेबल होता है जनरली, तो लार्ज कैप में इतना नहीं था, वो भी 6-7%, 8% था। लेकिन स्मॉल कैप जो स्टॉक्स थे, स्मॉल कैप में 25% का रिटर्न था, और उसकी वजह से जो स्मॉल कैप फंड्स थे उस पर इम्पैक्ट आया, तो स्मॉल कैप फंड्स भी वो रिटर्न दिखा रहा था। अगर कोविड में देखें, कोविड में जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कोविड में रॉक बॉटम मार्केट हिट कर गया था, तो वहां से रिकवरी हुई, तो सारे म्यूचुअल फंड्स जितने, किसी ने 60%, 70%, कुछ स्मॉल कैप्स में 5 साल में 55-70% तक का रिटर्न देखा है। तो रिटर्न ये आता है, और ये मार्केट में रिकवरी जब होती है तो ये सब दिखता है। लेकिन अगर आप इसको 10 साल 15 साल में देखोगे तो ये एग्जेजरेशन है कि आपको 18%, 20% का कोई फंड रिटर्न, और पास्ट म्यूचुअल फंड क्या है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है ना आपको, जो पास्ट में इतना रहा है। जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर का आपको नहीं पता है
क्योंकि वो रिपीट नहीं हो गए ना। अगर हो सकता है कि 5 साल में कुछ ना हो, लेकिन कुछ 5 साल में कुछ मान लीजिए कोविड ही आ गया, या कुछ मान लीजिए अमेरिका में वॉर, या इजराइल में कुछ हो गया, या कहीं भी कुछ हो गया, तो सब मार्केट हिल जाता है। तो 5 साल में हो सकता है कि 3 बार डाउन टर्न आ जाए, तो 3 बार डाउन टर्न आ गया तो वो रिटर्न आपका इम्पैक्ट करेगा उसका। अगर मान लो 5 साल बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, ग्लोबल जो मार्केट का कंडीशन है वो ठीक है, जियो पॉलिटिक्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपका फिर रिटर्न बढ़ेगा। तो ये जो रिटर्न है 18%, 20% दिया है, सारे फंड्स ने तो नहीं दिए हैं। तो ऐसे में फिर आप बोल सकते हो कि कोई एक जगह इन्वेस्ट करने से बेटर है कि मिड कैप में भी करो, लार्ज कैप में भी करो, स्मॉल कैप में भी करो? नहीं, फिर उसका ये है कि देखिए, जब हम कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो ये कंपनीज हैं, है ना। जब हम लार्ज कैप कहते हैं, जैसे सेंसेक्स आप कहती हो, तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज है। इस देश की जो 30 बड़ी कंपनीज हैं वो सेंसेक्स में है, ठीक है। उसका वेटेज बना हुआ है, रिलायंस है, फिर HDFC है, फिर आपके बजाज है, फिर आपके बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, 30 है ऐसे। उसी तरह निफ्टी जब कहते हो तो निफ्टी में 50 कंपनीज हैं। तो आप जब कहते हो कि स्मॉल कैप में भी डाल दो, मिड कैप में भी डाल दो और लार्ज कैप में भी डाल दो, ऐसे नहीं होता है, क्यों? कंपनीज वही हैं। हो सकता है कुछ कंपनी मिड कैप में आप गए, मिड कैप में लेट्स से कि वो जो कंपनी है म्यूचुअल फंड की, वो किसी 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। आपने फिर एक लार्ज कैप ले लिया, हो सकता है जो 5 कंपनी उसमें से थी वो उसमें भी है। अच्छा, ठीक है। फंड्स में तो ऐसे होता है, कंपनीज तो वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओवरलैप। तो आपको पोर्टफोलियो भी देखना पड़ेगा कि डाइवर्सिफाइड, अगर आप कहते हैं आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनीज भी अलग अलग हैं, तभी तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। नहीं तो नाम बदले हुए ना, अगर कंपनीज वही है तो आपका पैसा भी तो वहीं लग रहा है। तो जो रिटर्न आपका ये फंड देगा वही दूसरा फंड भी देगा। तो यहाँ पे इसलिए एक नया, जो नया तो नहीं कहूँगा, लेकिन मार्केट में क्योंकि अभी जो 1 साल से चल रहा है, एक है फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स, तो ये बहुत लोगों में इंटरेस्ट अभी जागा है कि इनमें इन्वेस्ट करें। तो मल्टी एसेट फंड्स ये हैं कि आप इक्विटी में भी वो डाल रहे हैं, डेट में भी डाल रहे हैं और गोल्ड में भी डाल रहे हैं, कमोडिटीज में। तो अगर मान लो इक्विटी डाउन हो गया तो आपको डेट बचा लेगा और आपको गोल्ड बचा लेगा। अगर गोल्ड या डेट में प्रेशर है तो आपको इक्विटी बचा लेगा, क्योंकि तीनों तो एक साथ नीचे नहीं जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे जो, क्योंकि अभी डाटा दिखा रहा है कि फ्लेक्स जो मल्टी एसेट फंड्स हैं, इसमें जो एमफी डाटा शुरू में सबसे पहले जो आपने पूछा एमफी डाटा का आपने, तो एमफी डाटा मंथली इसका भी आता है, कौन से फंड में कितना इन्फ्लो आया है, कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो उसमें ये देखा गया है लोगों का अभी झुकाव जो है, रुझान जो है, वो है मल्टी एसेट फंड्स की तरफ, फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ। तो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ऐसे, ना कि थोड़ा लार्ज कैप में डाल लिया, थोड़े स्मॉल कैप में डाल लिया, थोड़ा मिड कैप में डाल, ऐसे नहीं वो डाल रहे लेकिन हैं। डाइवर्सिफिकेशन सही है। वो आपका एक ही फंड डाइवर्सिफाई कर रहा है ना। ठीक है। आपने फ्लेक्सी कैप क्या है, नाम ही फ्लेक्सी है, यानी कि फंड मैनेजर जो बैठा है, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, अच्छा मार्केट अभी डाउन चल रहा है, अच्छा ये स्टॉक्स बदल दो, ठीक है। इनकी तरह नहीं कि लार्ज कैप में फिक्स है, ये 20 कंपनीज आराम से बैठे हुए, नीचे जा रहा है तो जा रहा है। फ्लेक्सी कैप नाम ही है उसका। तो वो फ्लेक्सिबल रहता है, फंड मैनेजर जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अपना चेंज कर लेता है। अभी मैं सिर्फ एक सेंटेंस वाला क्वेश्चन करूंगी आपसे, मतलब आप एक सेंटेंस में ही जवाब कंप्लीट कर पाएंगे, ताकि जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है उनको कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए और कितना मोस्टली रुपीस किस परसेंटेज में उनको स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? हाँ, तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इनकम आपकी जो है, तो इनकम में से सेविंग्स सबको करनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है। अब मैं कहूँगा कि आप 50% कर लो या 60% कर लो, तो सबके सिचुएशन अलग है ना। खर्चा आपका कैसा है, कैसे कहाँ रह रहे हो, अगर हो सकता है पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपकी लाइबिलिटी नहीं है, मैरिड नहीं हो, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको रेंट नहीं देना है, आपको कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी का, तो आपको सपोर्ट भी है। कल को जॉब चली जाती है तो पेरेंट्स भी आपको देख लेंगे, तो उस केस में आप अपनी सैलरी का अपना 40% तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी अदर स्टेट से आते हैं, दूसरे सिटी से, नोएडा जैसी जगह में रह रहे हैं या कहीं पे और रह रहे हैं, और आपको अपने ऊपर ही अपने पैसे से ही सब कुछ मैनेज करना, कोई बैकअप प्लान नहीं है, या मान लो मतलब घर से सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में तो आपको मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि
रेकमेंड करने से भी क्या होगा, उसके पास है ही नहीं, जेब खाली है, कहाँ से नहीं, आदमी लेकिन करेगा। 1-2 हज़ार भी, जैसे आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि But- 1-2 हज़ार करो। हाँ, तो लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो ये माइंडसेट, एक जो मनी मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे स्कूल में कॉलेज में कभी सिखाया नहीं जाता है, ये सब चीज़ें बच्चे को शुरू से ही सिखाना चाहिए। क्योंकि मनी मैनेजमेंट, वॉरेन बफेट का आपने नाम सुना होगा, तो वॉरेन बफेट जो थे और वो उनके फादर और ग्रैंडफादर वो लेजेंडरी, वो क्योंकि वॉरेन बफेट का हम जानते हैं कि बहुत बड़े इन्वेस्टर, लेकिन इनके फादर, उनका फैमिली का भी वैसा ही था, इन्वेस्टमेंट या मार्केट रिलेटेड, वो माहौल ऐसा था। तो वॉरेन बफेट की एक छोटी सी कहानी है, तो उनकी बेटी ने उनसे पैसे मांगे, ठीक है, पैसे थे उस टाइम, वो मतलब इतने रिच तो इतने फेमस नहीं, लेकिन हो चुके थे। उन्होंने पैसे नहीं दिए। अगले दिन जाके उन्होंने ट्रेन से गए थे और कहीं जाके एक कंपनी खरीद ली थी। तो उनकी बेटी ने बाद में ये बताया था, और बहुत रोई थी वो, कि मेरे फादर के पास पैसे थे, मैंने कुछ ही पैसे मांगे थे, लेकिन नहीं दिए मुझे। क्या बोला था बेटी ने? क्योंकि उन्होंने देख लिया ना, इतना जरूरी नहीं है, मेरा काम जरूरी ये है कि मैं इन्वेस्ट करूं। जरूरत ठीक के है, हिसाब से फिर इमोशन वो कहने का मतलब ये है कि इमोशन में आके, इमोशनल होके जब हम इन्वेस्ट करते हैं या खर्चा करते हैं, है ना, कि मान लो किसी ने आपसे गिफ्ट मांगा, है ना, आप सोचोगे अरे यार अपना मतलब कैसे इसको कैसे मना करे, आपने क्रेडिट कार्ड पे लेके उसको गिफ्ट दे दिया, आप 6 महीने में क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रहे हो। इसको कहते हैं इमोशनल होके खर्चा करना। अच्छा। तो जो इमोशन को चेक में रखेगा तो वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएगा। और स्कोप सबके पास है, जो 10,000 कमा रहा है उसके पास भी स्कोप है इन्वेस्ट करने का। क्यों? SIP में 100 रुपये आप डाल सकते हो, अब तो बहुत सारी कंपनी 100 रुपये अलाउ कर रही है, पहले 500 का था, ठीक है, अब उसको पॉकेट SIP बोलते हैं, अब छोटा SIP, डेली SIP शुरू कर रहे हैं, कितनी सारी कंपनी अब डेली SIP की, ठीक है, आप कुछ भी काम करते हैं ऐसे, है ना, डेली कि- वेजेस वाला। हाँ, कि आपके पास मंथली का कुछ फिक्स नहीं है कि 1 तारीख को सैलरी आ रही है आपको, लेकिन डेली का कुछ ना कुछ आ जाता है आपके पास, आप डेली SIP कर दो, वो भी अलाउ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स पे हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मिस्टेक, देखिए मिस्टेक जो है, जैसे मैंने बताया अभी, जो इमोशन इन्वेस्टमेंट में इमोशन की कोई जगह नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। अच्छा। लाइक अभी जैसे मार्केट, आप SIP की हम लोग बात कर रहे थे, स्टॉपेज की, ये कौन लोग करते हैं? तुरंत बंद कर दिया। ये जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ लिया, किसी ने आपको बोला अरे मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन किसी को पता नहीं है, वो डर के, वो जो डर उसके अंदर आ रहा है ना, वो भी तो इमोशन है ना, डर भी एक इमोशन है। तो सबसे बड़ा जो ये जो थ्रेट है ना इन्वेस्टमेंट में, ये है इमोशन। और एक चीज है कि मार्केट को कभी भी आप टाइम करने की कोशिश मत करो कि नहीं अब यहाँ पे एग्जिट मारते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। लेट्स से कि अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे ना निकल के ठीक है, सपोज करो कल मार्केट रिकवर करके आप पछताओगे, है ना, आपने मार्केट को टाइम करने की कोशिश करी ना, तो मार्केट को टाइम दो, भूल जाओ इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, इमरजेंसी फंड कैसे बचाया जाए? आपकी अगर कैपेसिटी है, इतनी इनकम है, तो आप उसमें इमरजेंसी फंड का कहते हैं कि लेट्स से कि किसी की नौकरी चली जाती है और उसको मान लीजिए 6 महीना अपना घर चलाना है, खर्चा तो आपका फिक्स है, तो आप चलाओगे कैसे? ठीक है, आप PF निकाल लोगे, ठीक है, वो खर्च खत्म हो गया, कुछ सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, अब क्या करोगे? कुछ गोल्ड है वो भी हटा लिया। लेकिन ये सब भी तो इमरजेंसी फंड में ही आएगा, इसको भी जमा कैसे करेगा कोई? नहीं, अगर हैं, आपने पहले से इसको कर रखा है तो 6 मंथ्स कहते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है आप 6 मंथ्स का ऐसा बना के चलिए कि आपको जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी अगर रेंट पे रह रहे हो तो रेंट है, या EMI आपकी चल रही है ना, तो आपके EMI 6 महीने का पे कर पाओ, बच्चा अगर है तो उसकी स्कूल फी है, या कोई मेडिकल छोटे मोटे कुछ ऐसे मेडिकल क्राइसिस हो जाए कुछ ऐसे, तो आप वहाँ पे उसको मीट कर पाओ। ओवरऑल जितने भी खर्चे हैं 6 तो महीने लेट्स से कि बचा आपका 50,000 60,000 का खर्चा है महीने का, तो 3 लाख रुपए आप 6 महीने का, जो कि हाँ, ताकि आपकी जॉब लगने में टाइम लगेगा, या आप जॉब सर्च करोगे, मार्केट में जाओगे तो तुरंत तो कुछ मिल नहीं जाता है। तो इमरजेंसी फंड का मतलब ये है 6 मंथ्स का आप अपना कॉर्पस बचा के रखिए, ताकि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े।
बहुत कुछ जानने को मिला हमें आज मिथिलेश झा जी से। अगर आपको इस बातचीत में आपका कोई अगर कोई प्रॉब्लम बच गया हो जो हमने डिस्कस नहीं किया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस बातचीत को हो सके तो जितना शेयर कर सके उतना उनके लिए भी फ़ायदा होगा जिनको आप शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्त, अपने फैमिलीज़ में। और आपको तो फ़ायदा होगा ही, और साथ ही में हमारे एक्सप्रेस कैफ़े को ऐसे ही डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।